तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में सिम्बेक्स अभ्यास 2025 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो आंसर होगा सिंगापुर में। देखो, सिम्बेक्स एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं। सिम्बेक्स का फुल फॉर्म क्या हो गया? एस मतलब हो गया सिंगापुर, आई से इंडिया, मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज, यानी ये एक तरह की नेवल एक्सरसाइज है जो सिंगापुर और भारत के बीच में होती है। इस बार ये इसका 32वां संस्करण था। तो 16 जुलाई को ये शुरू हुआ और 19 जुलाई को ये समाप्त हो जाएगा। आज ये खत्म हो जाएगा। कहाँ पर हुआ? सिंगापुर में ही। आपको बता दूं, ये सिम्बेक्स एक्सरसाइज जो है भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में। पहले से एक्सरसाइज लायन किंग के नाम से भी जानते थे। और इस बार भारत की तरफ से 4 स्वदेशी युद्ध पोतों ने इसमें हिस्सा लिया। INS दिल्ली, INS सतपुड़ा, INS किल्टन और INS शक्ति। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कौन सा एक्सरसाइज है, कौन सा एडिशन है, किन देशों के बीच में हुआ, कहां पर हुआ। अब मैं यहाँ पे 2025 में जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज हमने पढ़े वो सारे आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले सिंगापुर भी आपको एक बार लेकर के चलता हूँ। तो ये रहा मैप में सिंगापुर। देखो, सिंगापुर की कैपिटल हो गई सिंगापुर सिटी, करेंसी है सिंगापुर डॉलर, प्रेसिडेंट है थर्मन शनमुगरत्नम और प्रधानमंत्री है लॉरेंस वोंग। उसके अलावा आपको याद दिला दूं, अभी तरुण दास को इसी साल सिंगापुर का मानद नागरिक पुरस्कार मिला था। और IMDEX एशिया 2025, ये क्या है? IMDEX मतलब इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन, मतलब ये एक समुद्री और रक्षा प्रदर्शनी है। यह भी सिंगापुर में हुआ था और इसमें भारत की ओर से INS किल्टन जहाज ने हिस्सा लिया था। और अभी जो 22वां एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन हुआ था, ये भी हुआ था सिंगापुर में ही। अब मैं आपको 2025 की इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज रिवाइज कराऊंगा, ध्यान से सुनना। एक हमने पढ़ा था डेविल स्ट्राइक के बारे में, भारतीय सेना और वायुसेना के बीच में हुआ। ला पेरोस अभ्यास, ये बहुपक्षीय अभ्यास है, बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं, भारत ने भी लिया। आयोजन किया था फ्रांस ने। कहाँ पे? मलक्का, सुंडा और लोम्बेक जलडमरू मध्य में, स्ट्रेट में। एक्वेरियन एक्सरसाइज भारत मालदीव के बीच में हुआ, मालदीव में। ट्रोपेक्स अभ्यास भारतीय सेना, वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बलों के बीच में हुआ, हिंद महासागर में। साइक्लोन एक्सरसाइज भारत और इजिप्ट के बीच में हुआ, राजस्थान में। विंग्ड राइडर अभ्यास भारतीय सेना वायुसेना के बीच में हुआ, पूर्वी कमान में। कोमोडो अभ्यास 5वां संस्करण हुआ, भी भारत ने भी हिस्सा लिया। इंडोनेशिया ने आयोजन किया, बाली इंडोनेशिया में। सागर कवच का आयोजन इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया, पश्चिम बंगाल में। जल थल रक्षा अभ्यास भारतीय सेना, तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस ने किया, बेट द्वारका गुजरात में। सी ड्रैगन अभ्यास भारत ने भी हिस्सा लिया, अमेरिका ने इसका आयोजन किया था, पश्चिमी प्रशांत महासागर में, गुआम तट पर। डेजर्ट हंट अभ्यास इंडियन एयरफोर्स ने आयोजन किया, जोधपुर राजस्थान में। खंजर अभ्यास 12वां संस्करण हुआ, भारत किर्गिस्तान के बीच में, बिश्केक किर्गिस्तान में। वरुण अभ्यास भारत फ्रांस के बीच में हुआ, अरब सागर में। कॉर्पेट और बोंगो सागर अभ्यास भारत बांग्लादेश के बीच में हुआ, बंगाल की खाड़ी में। धर्मागार्जन अभ्यास भारत जापान के बीच में हुआ, जापान में। और अक्की में अभ्यास एक तरह का नेवल एक्सरसाइज है, पहली बार हुआ भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच में। और कहाँ पर हुआ? हिंद महासागर में। भारत और तंजानिया ने मिलकर के इसका आयोजन किया। प्रचंड प्रहार अभ्यास अभी हमारी तीनों सेनाओं ने आयोजन किया था, अरुणाचल प्रदेश में। और आप लोग बताना भी, प्रचंड शक्ति अभ्यास हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? बाकी इंदिरा अभ्यास भारत और रूस के बीच में हुआ था, चेन्नई तट पर और बंगाल की खाड़ी में। इनक्योस अभ्यास भारत ने भी हिस्सा लिया, ग्रीस ने आयोजन किया, ग्रीस में। टाइगर ट्रैम्प अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, विशाखापत्तनम और बंगाल की खाड़ी में। डस्टलिक अभ्यास भारत उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ, पुणे में। डेजर्ट फ्लैग अभ्यास भारत ने भी हिस्सा लिया, UAE ने आयोजन किया, UAE में। तालिस्मान साब्र अभ्यास अभी ऑस्ट्रेलिया ने आयोजन किया, ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी में, भारत ने भी हिस्सा लिया। और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ, मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास, नेवल एक्सरसाइज है, भारत मालदीव के बीच में हुआ, मालदीव में। खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास उलन बट्टोर मंगोलिया में इसका आयोजन किया, मंगोलिया ने आयोजन किया और भारत ने भी हिस्सा लिया। और एक नॉमेडिक एलिफेंट अभ्यास भी हुआ, भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ, ये उलन बटोर जो मंगोलिया की कैपिटल है वहीं पे। टाइगर क्लॉ अभ्यास, ये पहली बार इसका आयोजन हुआ, भारत और अमेरिका के बीच में, उत्तर भारत में हुआ। शक्ति अभ्यास भारत फ्रांस के बीच में हुआ, फ्रांस के ला कैवलरी में। तो ये सारे मिलिट्री एक्सरसाइज 2025 के इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में देखिए, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क करना कि अभी हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इंदौर। एक्चुअली में अभी 17 जुलाई 2025 को हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी
अभी उन्होंने विज्ञान भवन नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के नवे संस्करण के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए और इन पुरस्कारों की शुरुआत स्वच्छ भारत अभियान शहरी के तहत आवास व शहरी कार्य मंत्रालय ने 2016 में 73 शहरों के साथ की थी। और अभी जब हम 2024-25 का ये डेटा पढ़ रहे हैं, मतलब ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण है 2024-25 के लिए है, और आप कह सकते हो ये इसका नवा संस्करण है। शुरुआत इन पुरस्कारों की हुई थी 2016 में, इस बार हम इसका ये नवा संस्करण पढ़ रहे हैं जिसमें 4589 शहरों को शामिल किया गया। और थीम भी है, थीम क्या रखी है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। अच्छा, इस बार एक नई कैटेगरी भी शामिल की गई है, सुपर स्वच्छ लीग कैटेगरी। और इस कैटेगरी में उन 15 शहरों को शामिल किया गया जो पिछले 3 साल में टॉप 3 में 2 बार आए हों, उनको इसमें शामिल किया जाएगा। तो पहले इसी कैटेगरी की हम चर्चा करते हैं, सुपर स्वच्छ लीग कैटेगरी। तो सबसे पहले कैटेगरी जो मैं आपको ले रहा हूँ, देखो अलग अलग पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज हैं। वैसे तो पूरी लिस्ट आपके सामने है, पीडीएफ में भी आपको ये पूरी लिस्ट मिल जाएगी, लेकिन जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। जैसे कि एक तो ये याद रख लो, 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की रैंकिंग की हम बात कर लेते हैं। तो पहले स्थान पे इंदौर है, दूसरे पे सूरत और तीसरे पे नवी मुंबई है। दूसरी कैटेगरी 3 लाख से 10 लाख आबादी में बात करते हैं, तो पहले स्थान पे नोएडा, दूसरे पे चंडीगढ़ और तीसरे पे मैसूर। बाकी और भी फिर से कम जनसंख्या वाले शहरों की कैटेगरी है, वो आप रीड कर सकते हैं। एग्जाम में जो चांसेस हैं ज़्यादातर पूछे जाने के, वो ये हैं 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले में पूछ सकता है। बाकी फिर भी मैंने पूरी लिस्ट आपके सामने रख दी है, पीडीएफ में आप एक बार रीड जरूर कर लेना, ठीक है। तो ये तो हो गई सुपर स्वच्छ लीग कैटेगरी। इसके अलावा अब हम बात कर रहे हैं स्वच्छता रैंकिंग 2024-25 की। इसमें वही सारी आबादी के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से वही सेम कैटेगरीज हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी है वो 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में अगर हम बात करते हैं तो पहले स्थान पे अहमदाबाद है, दूसरे पे भोपाल है और तीसरे पे लखनऊ है, ठीक है। अब अंतर आपको समझ में आ रहा है ना? कई जगह हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो कि अहमदाबाद टॉप पर है या इंदौर टॉप पर है। तो दोनों अलग अलग कैटेगरी में हम बात कर रहे हैं। जो अभी नई कैटेगरी उन्होंने लॉन्च की है सुपर स्वच्छ लीग कैटेगरी, उसमें रखा है इंदौर को, और जो नॉर्मल हर बार जारी होती है स्वच्छता रैंकिंग, उसमें टॉप पर अहमदाबाद है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर में प्रयागराज को चुना गया, सर्व छावनी बोर्ड में सिकंदराबाद को चुना गया, और सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर के रूप में विशाखापत्तनम, जबलपुर और गोरखपुर को चुना गया, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट डेटा था मैंने आपको बता दिया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 जुलाई को। तो हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार 2010 में मनाया गया था। थीम भी है, गरीबी और असमानता से लड़ना अभी भी हमारे हाथ में है। तो नेल्सन मंडेला, इनका जन्म 18 जुलाई 1918 में हुआ था। वे साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी रहे थे, और उन्होंने रंग भेद नीति के खिलाफ 27 वर्षों तक जेल में बिताए। और याद रखना, साउथ अफ्रीका, इसको इंद्रधनुष राष्ट्र भी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला 1993 में नोबेल पीस प्राइज, इनको नोबेल शांति पुरस्कार इनको मिल चुका है, और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी मिल चुका है 1990 में। और इस तरह से आप कह सकते हो कि वह पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें भारत रत्न 1987 में मिला था, उनके बाद भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी व्यक्ति थे। तो 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं, ध्यान में रखना। अब एक बार फिर से मैं आपको जुलाई में जो भी अभी तक इंपॉर्टेंट डेज हमने मनाए वो रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे था, जीएसटी डे और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, ये जुलाई के पहले शनिवार को होता है, इस बार 5 जुलाई को था। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस। 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य कृषि दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये अभी तक जुलाई के इंपॉर्टेंट डेज है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसे डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक।
तो अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को देश भर में डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के विस्तार में उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए अभी डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया है। तो ये पुरस्कार भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के द्वारा स्थापित किया गया और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को अभी वित्त वर्ष 2023-24 में अपने प्रदर्शन के लिए विशेष उल्लेख पुरस्कार भी मिला है। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को वित्त वर्ष 2023-24 में अपने प्रदर्शन के लिए विशेष उल्लेख पुरस्कार भी जीता है। तो इंडिया पोस्ट एक तरह का पेमेंट बैंक है और अगर आपसे पूछे कि भारत में पेमेंट बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो आंसर होगा नचिकेत मौर्य समिति। आरबीआई ने 7 पेमेंट बैंक्स को लाइसेंस दिया था, लेकिन वर्तमान में 4 ही चालू कंडीशन में है। इसमें सबसे पहला हमारा जो पेमेंट बैंक है वो एयरटेल पेमेंट बैंक है। वो लॉन्च हुआ था 2017 में, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। एक फिनो पेमेंट बैंक भी आ गया था 2017 में ही, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। एनएसडीएल पेमेंट बैंक 2018 में आया, इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, और जो आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, इसकी भी स्थापना हो गई थी 2018 में, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। बाकी इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नई दिल्ली में। टैगलाइन होती है आपका बैंक आपके द्वार, और एमडीसीओ से आर विश्वेश्वरन इसके एमडीसीओ हैं। ठीक है, तो ये तो हमने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में पढ़ लिया। बाकी बैंक से ही संबंधित कुछ 2-3 प्रश्न और देखो आप। अगर पूछे ट्रेन में एटीएम लगाने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस में लगाएंगे इसको। और डीएफसीसी बैंक गिफ्ट आईएफएससी में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला विदेशी बैंक बना था। ये बैंक कहाँ का है? श्रीलंका का है। ये हमने पढ़ी लिया। और अगर पूछे कि भारत के पहले नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा नितिन गुप्ता को। तो अभी हाल में नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में नितिन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। वे कार्यवाहक अध्यक्ष रवनीत कौर का स्थान लेंगे। और नितिन गुप्ता, याद रखना, अजय भूषण पांडे के बाद नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एजेंसी के ये पहले पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं। और बात करें राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एजेंसी की, जो कि एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 132 के तहत की गई थी। तो इसकी स्थापना होती है 1 अक्टूबर 2018 में। ये केंद्रीय कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालयों के अंतर्गत आता है और इसमें एक अध्यक्ष सहित अधिकतम 15 सदस्य होते हैं। तो अभी नए अध्यक्ष बन गए, क्या नाम है? नितिन गुप्ता नाम है। नई दिल्ली में मुख्यालय मिलेगा। तो एक तरह से अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है, तो याद रखना राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष बन गए कौन? नितिन गुप्ता। तो देखो फिर, जैसे कि आरबीआई के नए गवर्नर पूछे तो आंसर होगा संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के। मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार 26वें नंबर के। चुनाव आयुक्त विवेक जोशी। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन, जिनका कार्यकाल भी 2027 तक के लिए बढ़ा दिया। नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम, कार्यकाल बढ़ा दिया 1 साल के लिए। और मनन कुमार मिश्रा, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। सेबी के 11वें अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे हैं। और रक्षा लेखा महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स में अभी डॉक्टर मयंक शर्मा को चुना गया था। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बने थे के संजय मूर्ति। और लेखा महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बने थे एसएस दुबे। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जिसे अभी हाल ही में मंजूरी दी गई है, इसके लिए 2025-26 के लिए वार्षिक बजट कितना रखा गया? तो आंसर होगा 24,000 करोड़ रुपए। तो अभी भारतीय सरकार ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना 11 मिनिस्ट्री की 36 योजनाओं को मिलाकर के तैयार की गई है। यह स्कीम 6 साल के लिए लागू की गई है और यह 2031-32 तक चलाई जाएगी। इसके लिए 2025-26 के लिए 24,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। तो ये योजना देश भर के 100 जिलों में लागू की जाएगी और हर राज्य में से कम 1 जिला जरूर चुना जाएगा। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर स्कीम की प्लानिंग और मॉनिटरिंग के लिए समितियां बनाई जाएगी। तो इस योजना में बात करें तो 100 जिलों में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। फार्मर्स को, किसानों को टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी और हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। इरिगेशन को बेहतर किया जाएगा और पंचायत और ब्लॉक लेवल पर मॉडर्न
फूड स्टोरेज और कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। तो यह है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। अच्छा, इसी तरह से केंद्र सरकार की कुछ और योजनाएं आपको रिवाइज कराता हूं जो न्यूज में थी। याद रखना, भारत सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी भी दे दी है, जिसका उद्देश्य है भारत के भीतर इन खनिजों यानी कि मिनरल्स की खोज को प्रोत्साहित करना। और इसके लिए बजट रखा है या खर्चा आएगा 24,300 करोड़ रुपए और इसकी अवधि है 7 साल तक। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ये शुरू हुई थी मार्च 2019 में। प्रधानमंत्री जीवन योजना 2019 में शुरू हुई थी। 2G इथेनॉल प्लांट्स को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को ये सूरतगढ़ राजस्थान से शुरू हुई थी। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आशा योजना को कब तक बढ़ा दिया? अभी 31 मार्च 2026 तक। ये लॉन्च हुई थी 2018 में। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये 13 फरवरी 2024 को शुरू हुई थी। इस योजना के तहत रूफटॉप सोलर पैनल लगाने वाले घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाती है। और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ये शुरू हुआ था 1 जुलाई 2015 को, अभी इसे 10 साल पूरे हो गए। ठीक है, तो ये केंद्र सरकार की योजनाएं किसी न किसी कारण से न्यूज में थी, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन ये कहां पर किया जा रहा है? तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, इसका आयोजन अभी 17 और 18 जुलाई को किया गया। कहां पर? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। उद्घाटन किया था हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह ने, और साथ में उनके थे उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? ऐसे प्रोजेक्ट्स जिन्हें प्रधानमंत्री अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिला हुआ है, उनके बारे में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन को बताना और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन को चर्चा के लिए एक राष्ट्रीय मंच देना। अब आप देखोगे सम्मेलन वाला ये प्रश्न है। कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन में आपको रिवाइज कराऊं तो ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ अभी दुशानबे, ताजिकिस्तान में। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की 81वीं वार्षिक बैठक हुई नई दिल्ली में। और 22वां एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन हुआ सिंगापुर में। चुनावी अखंडता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ स्टॉकहोम, स्वीडन में। और राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट हुआ नई दिल्ली में। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर जो सम्मेलन है वो फ्रांस के नीस में हुआ। इसकी मेजबानी की है फ्रांस और कोस्टा रिका ने मिलकर के। और 2028 में जो चौथा ये सम्मेलन होगा ये चीन और साउथ कोरिया में होगा। जलवायु शिखर सम्मेलन ये हुआ बॉन, जर्मनी में। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 नैरोबी, केन्या में होगा। और ये पहली बार है जब इसका आयोजन अफ्रीका देश में हो रहा है। प्राक्कलन समितियों का एस्टिमेट कमेटी का अभी राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ मुंबई में। और इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन हुआ देहरादून, उत्तराखंड में। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो आंसर होगा सियोल। तो क्यूएस यानी कि क्वैक्टरली साइमंड्स, इसने अपनी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 को जारी किया है। और इस रैंकिंग में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग फैक्टर्स पर बेस्ट सिटीज को रैंक किया गया कि छात्रों के हिसाब से सबसे अच्छा उनके लिए शहर कौन सा है। तो इस रैंकिंग में भारत के 4 शहरों में चुना गया है। और भारत में सबसे बेस्ट रैंक किस शहर को मिली इस मामले में? तो आंसर हो जाएगा मुंबई को। कितनी? 98। सारी मैं आपको बताता हूँ। पहले टॉप 3 की बात कर लेते हैं। पूरी दुनिया में टॉप 3 रैंक दी गई है। सबसे पहली रैंक मिली है सियोल को, साउथ कोरिया की कैपिटल है। फिर टोक्यो जापान की कैपिटल है। और लंदन यूके की कैपिटल है। ठीक है, ये तो टॉप 3 हो गए। और भारत में जो टॉप 3 सिटीज़ में आपको बता दूं, टॉप 3 टॉप 4 जो भारत में इसके अनुसार टॉप सिटीज़ हैं। और वैसे भी ये 4 भारतीय शहर हैं, इनको टॉप 50 के अंदर शामिल किया गया, जिसमें मुंबई 98 पे है, दिल्ली 104 पे है, बेंगलुरु 108 पे है और चेन्नई 128 पे है। ठीक है, ये क्यूएस ने इसको जारी किया। ये एक ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन है जिसका काम होता है हायर एजुकेशन और एजुकेशन सेक्टर को लेकर एनालिसिस करना। स्थापना होती है 1990 में। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लंदन में, लंदन यूके में। अब रैंकिंग वाला एक तरह का प्रश्न है। चलो कुछ एक रैंकिंग्स में आपको लेटेस्ट रिवाइज करवाता हूँ। तो देखो, फिर अगर बात करें ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 की, भारत 4थे स्थान पे था, टॉप पे चाइना है। फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट डेब्ट टू जीडीपी रेशो में
टॉप पर सूडान है, भारत 31वें स्थान पर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जारी किया। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, भारत 130 पे है, टॉप पे आइसलैंड है। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 102। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर है, पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है, चौथे पे डेनमार्क है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025, इसमें भारत 131 पे है, टॉप पे आइसलैंड है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, और इसमें भारत 71 पे है, टॉप पर स्वीडन है। और ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, इसमें डेनमार्क का कोपेनहेगन टॉप पर है। और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में भारत 15वें स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। और यूनाइटेड नेशन ने जो विमेन इन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप रिपोर्ट जारी की थी, उसमें भारत 174 पे है, टॉप पर निकारागुआ है। परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स 2.0 में टॉप पर चंडीगढ़ है। 19वां ग्लोबल पीस इंडेक्स, भारत 115वें स्थान पर है। और अभी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स आया, उसमें भारत 99 पे है, टॉप पर फिनलैंड है। उसके अलावा हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत तीसरे पे है, टॉप पर अमेरिका है। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन इंडेक्स में टॉप पर केरल है। और गिनी इंडेक्स 2022 में चौथे स्थान पे भारत था। स्लोवाक गणराज्य इसमें टॉप पर है। और आखिरी याद रखना, अभी नीति आयोग के उत्तर पूर्वी क्षेत्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में कौन सा जिला टॉप पे था? हनहतियाल, जो कि मिजोरम का है। ठीक है, तो अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में डीआरडीओ ने आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहां पर किया? तो आंसर होगा लद्दाख में। तो अभी इंडियन आर्मी और डीआरडीओ ने आकाश प्राइम सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। कहां पर? लद्दाख में। लद्दाख में 5000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर किया। यह आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक अपग्रेडेड वर्जन आप कह सकते हो, और इसे ऊंचाई पर ठंडी और कम हवा वाले एरिया में यूज़ करने के लिए बनाया गया है। निर्माण किया डीआरडीओ ने, स्वदेशी तकनीक से बनाया है। रेंज है 30 किलोमीटर तक, और स्पीड होती है इसकी 2.5 मैक तक। मैक मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड, मतलब ये एक तरह की सुपरसोनिक स्पीड है भाई। 1 मैक से लेके 5 मैक के बीच में अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड है तो उसे सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। 1 से कम है तो सबसोनिक, और 5 से ज़्यादा है तो हाइपरसोनिक। तो ये एक साथ कई लक्ष्यों को किसी भी दिशा से निशाना बनाने की क्षमता रखता है। बाकी डीआरडीओ के एक बार स्टैटिक देख लो। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्थापना होती है 1958 में। नई दिल्ली में मुख्यालय है। वर्तमान में चेयर है समीर वी कामत। पहले चेयरमैन थे दौलत कोठारी। इसका मोटो हो गया स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज बलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है, ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय जो अभी बने थे कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ये भारत पर वापस लौट आए हैं। तो आईएसएस पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कितने दिन उन्होंने बिताए? तो आंसर होगा 18 दिन। तो पहले तो यही लाइन याद रखना कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बन गए कौन? शुभांशु शुक्ला। और अभी वहां पे वो 18 दिन बिताकर लौटे हैं। किस मिशन के तहत गए थे? एक्सियोम मिशन 4 के तहत। और एक्सियोम स्पेस जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, उसी का ये एक प्राइवेट मिशन था। उद्देश्य था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 18 दिन तक रहना। इसमें टोटल 4 एस्ट्रोनॉट्स को वहां पर भेजा गया। बाकी 3 तो विदेशी थे, ये एक भारतीय थे, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कहाँ से लॉन्च किया था? कैनेडी अमेरिका से। किस रॉकेट से? फॉल्कन 9 जो कि स्पेसएक्स का है। इसके अलावा याद रखना कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले वो पहले भारतीय हैं, या आप यूं भी कह सकते हो कि 41 साल बाद स्पेस में जाने वाले ये दूसरे भारतीय बने। राकेश शर्मा के बाद स्पेस में जाने के बारे में बात कर रहे हैं हम, और प्राइवेट मिशन के तहत ये पहले भारतीय हैं। बाकी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिक प्रयोग करने वाले भी ये पहले भारतीय हैं। एक्सियोम स्पेस, हमने कहा ये एक स्पेस सेक्टर की एक प्राइवेट कंपनी है जो शुरू हुई थी 2016 में। मुख्यालय मिलेगा हॉस्टन टेक्सास अमेरिका में। ठीक है, बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। और डेली इसकी क्विज अपलोड हो जाती है प्रैक्टिस के लिए। आपके क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे पीडीएफ आपको मिल जाती है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम और एप्लीकेशन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और वैसे अपने एप्लीकेशन को डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिविजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था कि अभी यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो आंसर होगा यूलिया स्विरिडेंको। फिर पूछा अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया? 17 जुलाई।
और किसने पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जीता? दीपिका सहरावत। और आंद्रे रसेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वे किस देश के हैं? वेस्ट इंडीज। और किस राज्य ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की? गुजरात। किस राज्य ने पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया? महाराष्ट्र। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के निदेशक ये बन गए अजय कुमार श्रीवास्तव। और अभी उंगलूदन स्टालिन पहल ये शुरू हुई तमिलनाडु में। माई डीड प्रोजेक्ट ये कहाँ पे लॉन्च हुआ? हिमाचल प्रदेश। और आखिरी प्रश्न था कि ड्रोर 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया इजराइल ने। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का अभी नवा संस्करण हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।